लखीमपुर खीरी सानहे के मुलजिम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत केस की समाअत आज होना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुलजिम के वकील की दरख्वास्त पर आज की तारीख तय की है। जस्टिस राजीव सिंह ने मंगल को मुलजिम की जमानत अर्जी पर यह हुक्म दिया। आशीष मिश्रा 3 अक्टूबर को खीरी जिले में हुए तशद्दुद में 4 किसानों समेत 8 लोगों की हलाकत मामले में अहम मुलजिम है। वो मरकजी वजीर मुमलिकत बलाए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। वाज़ेह है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने तस्दीक कर दी है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी तशद्दुद के दौरान मुलजिम अंकित दास और आशीष मिश्रा की लाइसेंस याफ्ता बंदूकों से फायर किया गया था। आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंस याफ्ता हथियार लखीमपुर पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। तमाम हथियार 15 अक्टूबर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे। किसानों ने इल्जाम लगाया कि तशद्दुद के दौरान आशीष और अंकित ने कई राउंड फायर किए थे। हालांकि दोनों ने इसकी तरदीद की है। हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर ऋषभ बनी त्रिपाठी। ऋषभ, काफी अहम मामला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच आज इस मामले की समाअत करने वाला है, सुनवाई करने वाला है। कितना अहम? देखिए, बहुत अहम हो जाता है मामला जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसी मामले में आरोपी हो। हालांकि एसआईटी जांच इसमें पूरी हो चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही थी। एसआईटी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है जिसमें अजय मिश्रा टेनी के पुत्र और इस मामले के आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को आरोपी बताया गया है। पूरी वारदात की साजिश रचने का 302 जो हत्या की धारा है, 307 हत्या के प्रयास, 120 भी आपराधिक साजिश समेत अन्य गंभीर धाराओं में आशीष मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है। जाहिर सी बात है, लेकिन आरोपी के वकील भी हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में जबरदस्त पैरवी कर रहे हैं कि उनके मुवक्किल को इसमें अब जमानत दी जा सकती है। बहुत अहम हो जाएगी सुनवाई की। आज कितने बजे होना है? के बाद अभी कोविड गाइडलाइंस की वजह से तमाम पाबंदियां लागू हैं जो हमें जानकारी मिल रही है। उसके मुताबिक इसकी ऑनलाइन सुनवाई होगी। 11 बजे हो सकती है, लेकिन आखिरी फैसला जब जज साहब की कोर्ट लगेगी उसके बाद ही होगा। जी बिल्कुल ऋषभ बनी, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जानिब से वज़ारत आला के ओहदे का उम्मीदवार कौन होगा, ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वज़ारत आला के ओहदे के उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे मोहाली क्लब में होना है। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख में तब्दीली भी की है। आपको बताएं कि पंजाब में वोटिंग अब 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को होगी। दरअसल सियासी जमातों ने रविदास जयंती का हवाला देते हुए 14 फरवरी की तारीख तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया था और तकरीबन सभी जमातों ने ये मुतालबा किया था और उसके बाद ये फैसला किया गया। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है हमारी साथी रचना उपाध्याय। रचना, आज कम से कम आपकी तरफ से यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि पंजाब में सीएम चेहरे का उम्मीदवार कौन होगा। इस तरीके से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार की इंतजार सभी लोग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पद पर वो किसे उतारेंगे। तो ऐसे में 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो ऐलान करेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब सीएम पद का कैंडिडेट कौन होगा। क्योंकि पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम जनता के मत पर यानी कि जनता की राय पर हम मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव करेंगे और इसके लिए उन्होंने लोगों से भी अपील की थी और लोगों ने भी अपनी राय उनको दी और राय के बाद अब ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा पंजाब में। और जिस तरीके से पंजाब चुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है, तो ऐसे में ये बड़ा अहम हो जाता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा वहां पर कौन होगा। क्योंकि जिस तरीके से कई सारे नाम चर्चाओं में थे, कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा ये होंगे और अब तारीखें भी जबकि चेंज कर दी गई हैं क्योंकि पहले वहां पर 14 फरवरी को चुनाव होना था और अब वहां पर 20 फरवरी को चुनाव होगा। तो ऐसे में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर आम आदमी पार्टी किसे उतारेगी, अपना किसे उम्मीदवार बनाने। और रचना, लगातार हम देखते रहे हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल ने वहां की कमान संभाली हुई थी जब से इलेक्शन की सुगबुगाहट थी तभी से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैराथन
जो दौरे अरविंद केजरीवाल के पंजाब की तरफ लगते रहे हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार में वहां पर जुटे रहे, लोगों के साथ बातचीत की, चुनाव प्रचार किया। तो ऐसे में जो पूरी कयास आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है कि हम सत्ता में वहां पर आए, पुरजोर कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पर की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा है ना यहाँ पर अहम ये हो जाता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कौन उम्मीदवार होगा जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेगा। बिल्कुल रचना, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और एक बेहद अहम बैनुल-अक़वामी खबर आपको दे दें। मगरबी अफगानिस्तान के सूबे बादगीस में आए ज़लज़ले के नतीजे में कम से कम 26 अफराद जा बहक हुए हैं। कई जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। और इस खबर पर भी लगातार हम बने हुए हैं। अपने मुल्क से आपको ये खबर दे दें, मिजोरम में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चूराचंद्रपुर मणिपुर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 दर्ज की गई है। तो ज़लज़ले के झटके हमारे मुल्क में भी मिजोरम में महसूस किए गए हैं। चूराचंद्रपुर मणिपुर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 दर्ज की गई है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। और वहीं जिस तरह से हमने आपको बताया कि मगरबी अफगानिस्तान के सूबे बादगीस में भी ज़लज़ले के नतीजे में कम से कम 26 अफराद जा बहक हो गए हैं। कई जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले पैमा पर इसकी शिद्दत 5.6 दर्ज की गई है। ज़लज़ले से सबसे ज्यादा 24 जिला मुतासिर हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा हलाकत देखने में आई हैं और अफसोस की बात कि मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इमलाक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातें वर्चुअल जलसे जुलूसों का इनेकाद कर रही हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों के तनाजुर में वर्चुअल तशहीर करने पर ही जोर दिया है। इसी कड़ी की सिलसिले के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के के पार्टी वर्करों से बातचीत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये पहला वर्चुअल खिताब है। वज़ीर-ए-आज़म नमो ऐप के जरिए काशी के बूथ वर्करों से भी खिताब करेंगे। वहीं यूपी में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी में माथापच्ची जारी है। दिल्ली में हो रही मीटिंग में हलीफ जमातों से भी सीटों की तकसीम पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की सदारत में पीर के रोज भी अहम मैराथन मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दीगर अहम लीडरों ने शिरकत की। और अब बात करेंगे सर्दी के कहर की। जी हां, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे शुमाली हिंद में शदीद सर्दी पड़ रही है। बर्फीली हवाओं और कोहरे की वजह से मामूलाती जिंदगी मुतासिर है। कई ट्रेनें या तो ताखीर से चल रही हैं या फिर उन्हें कैंसिल किया गया है। यही हाल परवाजों का भी है। परवाजें भी ताखीर से चल रही हैं या फिर उनको कैंसिल किया गया है। हालांकि आम लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, चाय का सहारा ले रहे हैं। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। 30 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मगरबी यूपी, शुमाली राजस्थान में 21 से 30 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है, जो कि ठंड को मजीद बढ़ा सकती है। वहीं सख्त ठंड के बावजूद इस साल की 72वीं यौम जमहूरिया तकरीबात के लिए तैयारियां भी जारी हैं। वाज़ेह रहे कि 1950 में 26 जनवरी के दिन भारत के आईन पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल शुरू हुआ था। इसी की याद में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। इस तारीखी दिन भारत एक आजाद जमहूरिया करार दिया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी। राजीव,
ठंड का कहर तो लगातार हम देख ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मौसम में तब्दीली भी देख रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि 26 जनवरी की भी तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की चपेट में है पूरी दिल्ली और एनसीआर, क्योंकि देखा जाए तो एकदम सर्द हवा चल रही है, ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कल सोमवार को जो है कोल्ड डे घोषित किया था, सबसे ठंड वाले दिन कल जो घोषित किया था। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है इसी तरह की ठंड बनी रहेगी, कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। लोग अपना बचाव करें ठंड से, क्योंकि जो है सर्द हवा चल रही है पूरे दिल्ली एनसीआर में, तो इससे लोगों को खुद बचना होगा। साथ ही सामने जो है 26 जनवरी है, तो उसको लेके जो है राजपथ पे जैसा कि हर साल परेड होता है उसकी तैयारी चलती है, तो रिहर्सल भी चल रहा है। इसी कड़ाके की ठंड में काम सब चल रहे हैं, लेकिन जो कड़ाके की ठंड है इससे लोगों का थोड़ा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। क्योंकि देखिए अभी 9 बज गए हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति ये है कि घना कोहरा भी है और शीतलहर है, हवा चल रही है, इससे लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। और इससे जो है लोग अपने बचाव के लिए जो है जगह जगह अलाव भी सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया, सड़कों पे जो जलाया जा रहा है, लोग अपने घरों में भी बचाव कर रहे हैं। लेकिन ठंड की चपेट में जो है पूरी दिल्ली एनसीआर है इस समय। राजीव, आपसे रैन बसेरों का हाल भी जानना चाहेंगे दिल्ली में। बिल्कुल, देखा जाए तो हर साल की तरह इस बार भी जो है रैन बसेरे जगह जगह बनाए गए हैं, जिसमें लोग अपना बचाव, मतलब जो लोग ठहर रहे हैं वहाँ पे बचाव के लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। जो गर्म जो बिस्तर है वो भी हैं, और साथ ही अलाव जलाया जा रहा है, क्योंकि ठंड में अलाव एक बहुत बड़ा कारगर साबित होता है। लोग उससे हाथ पैर अपना हमेशा उसके अगल बगल में बैठ कर सेकते रहते हैं, जिससे गर्मी मिलती है। तो अलाव जगह जगह जलाया जा रहा है। और जो इस समय माना जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद जो है ठंड कम हो जाती है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद जिस तरह से तेजी से ठंड बढ़ी है दिल्ली एनसीआर में, तो लोग अब उस बचाव में लगे हुए हैं। और सरकार की तरफ से भी जो है सारी सुविधा लोगों को, आम जनमानस के लिए जगह जगह मुहैया कराया जा रहा है। बहरहाल इस ठंड से अभी फिलहाल दिल्ली और शुमाली हिंद के लोगों को वहां पर राहत नहीं मिलने वाली है। इसके लिए हम तमाम तर तफसीलात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप खुद भी राजीव अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। अहम खबर, मुल्क में कोरोना के 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में अगर हम नजर डालें तो कोरोना से 310 अफराद की मौत हुई है। 24 घंटे में 1,57,421 मरीज सेहतयाब हुए हैं। और इस सब के बीच में ओमिक्रॉन के मामले 8,890 के पार जा पहुंचे हैं। तो मुल्क में कोरोना के 2,38,018 नए मामले, 24 घंटे में 1,57,421 मरीज सेहतयाब हुए हैं। और ओमिक्रॉन के मामले मुल्क में 8,890 के पार जा पहुंचे। तो मुल्क में कोरोना के आदादोशुमार 2,38,018 के पार। 24 घंटे में कोरोना से 310 लोगों की मौत की खबर है और 1,57,421 मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना के 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं। बेहद एहतियात की जरूरत, तमाम कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, उन पर अमल करने की जरूरत। लगातार न्यूज़ 18 उर्दू अपने तमाम नाज़रीन से ये दरख्वास्त करता रहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए और उसके बाद अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जो उसूल व ज़वाबित हैं, SOPs हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ओमिक्रॉन के मामले 8,890 के पार जा पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश से खबर है, जहां के साबिक CM एन चंद्रबाबू नायडू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, अलग थलग कर लिया है। उन्होंने राब्ते में आने वालों को भी टेस्ट कराने की सलाह दी है।
गुज़िश्ता दिनों उनके बेटे लोकेश भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कल अहम मीटिंग के बाद आज से नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया है। साहित्य अकादमी की तरफ से उर्दू साहित्य अवार्ड को लेकर जाने में ताखीर को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस ताखीर पर न सिर्फ सवालात उठाए जा रहे हैं बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस साल साहित्य अकादमी की तरफ से उर्दू अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। साहित्य अकादमी की इस इमारत से मुल्क की 24 ज़बानों में अवार्ड देने का फैसला किया जाता है। 30 दिसंबर को 20 ज़बानों में अवार्ड का ऐलान भी हुआ, लेकिन इसमें उर्दू समेत 4 ज़ुबानों का नाम नहीं था। 18 दिन बीत जाने के बाद भी उर्दू साहित्य अवार्ड का ऐलान नहीं हुआ, जिसके बाद कई उर्दू उदबा ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया और ताखीर पर अकादमी को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल उठाया कि जब तमाम ज़ुबानों में अवार्ड का ऐलान हो चुका है तो फिर उर्दू में ताखीर क्यों। जिस तरह की पॉलिटिक्स है, जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी में है या नहीं है, फिर भी इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह के मसाइल वहाँ पैदा हो रहे हैं। तो और नामों का जहाँ तक मामला है, नाम तो चूँकि इदारा तय करता है और वहाँ बाज़ाब्ता उसका एक प्रोसीजर है, उसमें मेंबर्स हैं, तो नाम लेना कि साहब फलां को एक थोड़ी बहुत से लोग हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से नामों की तो कोई ख़ास बात नहीं है। 2021 के अवार्ड में ताखीर पर उर्दू वालों में काफी बेचैनी है। उर्दू अदब के एक बड़े नाम और आजकल के साबिक एडिटर खुर्शीद अकरम कहते हैं कि इसके पीछे सियासत है, वरना मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, खालिद जावेद, सिद्दीक आलम, ज़किया मशहदी और शहनाज नबी जैसे 4-5 अहम अदीब हैं जिन्हें ये अवार्ड जाना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा अदब लिखा है तो मेरिट पर भी इनको मिलना चाहिए। और ये सवाल इसलिए आता है, 2 बातें होती हैं। एक तो देखिए, इनाम इससे पहले भी 5 बार ऐसा हो चुका है, 5 बल्कि 6 बार ऐसा हो चुका है कि उर्दू का साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं दिया गया। दूसरी जानिब इस मामले में साहित्य अकादमी का कहना है कि अवार्ड ज्यूरी के हवाले से एक मसला था जिसे हल कर लिया गया है और फरवरी तक उर्दू अवार्ड का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार देती है। 20 भाषाओं में तो हम लोग अनाउंस कर चुके हैं, 4 भाषा में कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से कुछ देरी हो गया। उर्दू का ऐसा रहा है, हम लोग को बाकी भाषाओं के साथ उस दिन हो जाना था, लेकिन वो लास्ट मिनट में एक जूरी मेंबर उपस्थित ना हो पाया किन्हीं कारणों से, इस वजह से वो उस कोई डिसीजन ले नहीं पाया। साहित्य अकादमी अवार्ड्स का आगाज 1955 में हुआ था। अब तक सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है जब अवार्ड नहीं दिए गए, लेकिन ये 80 की दिहाई से पहले की बात है, वरना 1982 से ये सिलसिला नहीं टूटा है। इस पूरे मामले से साफ है, जब कोई काम वक्त पर नहीं होता तो किस तरह के खदशात पैदा होते हैं और फिर कैसे कैसे सवाल उठने लगते हैं। इसलिए साहित्य अकादमी को चाहिए कि वक्त पर ही तमाम अवार्ड्स का ऐलान कर दे ताकि बाद में वजाहत से बचा जा सके। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की अहम खबर दे दें, 12 से 14 साल के बच्चों की टीकाकारी मामले से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। वजारत सेहत की जानिब से अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, तो ज़राए के हवाले से बेहद अहम खबर। अहम खबर, 12 से 14 साल के बच्चों की टीकाकारी मामले से जुड़ी हुई। वजारत सेहत की जानिब से इस सिलसिले में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ज़राए के हवाले से ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। अहम खबर, 12 से 14 साल के बच्चों की टीकाकारी के मामले पर वजारत सेहत की जानिब से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। कोरोना वबा
वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टिका लगा, टिका लगा, टिका 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 टिका।